हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो आज हिंदी की पहली क्लास है और इससे पहले कि आप लोगों की मैथ की क्लास, साइंस की, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, ये सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं की है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कल को आपको पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे लापरवाही करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका ईयर बैक लगता है और बैक लग जाता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, सेकंड सेमेस्टर में बर्डन लेते हैं, है ना। तो ये सब होने से बढ़िया क्या है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका मई या जून में होगा, क्योंकि पिछली बार जुलाई में हुआ था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जून या मई में होगा। ठीक, लास्ट मई या फिर जून के फर्स्ट वीक में। तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, हिंदी का पहला चैप्टर है। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा, ये आपका चैप्टर का नाम है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझना और शुद्ध उच्चारण करना। यानी हिंदी भाषा में ध्वनि होता क्या है, ठीक, और ध्वनि को कौन कौन सी ध्वनियां होती, कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं, और उनका हम शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं। आई बात समझ में? अब हम सबसे पहले देखेंगे ध्वनि क्या होता है। ठीक, ध्वनि क्या होता है तो समझिएगा, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो जो दूसरे वर्णों से अलग हो वही ध्वनि कहलाती है। ठीक, समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए ये क एक हो गया और एक ख हो गया। ठीक, ये क्या है, आपका वर्ण है। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही चीज होता है। तो समझिएगा, कहा जा रहा है कि जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो जो दूसरे वर्णों से अलग हो वही ध्वनि कहलाता है। जैसे क, क का जो है, जो आपका क अक्षर है, उसको जब मैं बोल रही हूं तो उसका ध्वनि अलग है। और ख का ध्वनि अलग है। यानी उन वर्ण या अक्षर जिनकी आवाज में, ठीक, दूसरे वर्णों से अलग हो वही ध्वनि कहलाती है। आगे बात समझ में? दो तीन आपका है, देखिएगा, समझिएगा। ध्वनि क्या होता है, जिस या वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो और जो दूसरों वर्णों से अलग हो, यानी सबका सेम ना हो। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया। तो सभी अक्षरों का क्या है, अपनी एक अलग अलग ध्वनि है। तो वही कहा जा रहा है कि जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज होती है और जो दूसरे अक्षरों से अलग होती है वही आपकी ध्वनि कहलाती है। आई बात समझ में? और एक चीज और, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्ण या अक्षर में, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद समझिएगा, हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। समझिएगा, जैसे जब हम क, ख, ग, घ, ठीक, च, छ, ज, झ, ञ, जब ये सब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के जो भाग है, यानी जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, तालू हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, ये सब हमारे मुख के अव्यय हैं। यही जब घर्षण करते हैं, यानी जब वही जो है बोलते हैं हम लोग, तो मुंह के अव्यय क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो वायु बाहर निकलती है उसी को ध्वनि कहते हैं। जैसे क बोलिए, क कहाँ से आपसे निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। तो वो निकला जब, तो क्या हुआ, मुंह से इधर उधर कहीं टकराया होगा, है ना। तो वही जो आपकी वायु, प्राण वायु जो बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक, अच्छा ये बताइए, अगर आप अपने मुंह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यानी उच्चारण कर रहे हैं, तो ये वायु के रूप में ही तो निकल रहा है ना, कि किसी वस्तु के रूप में निकल रहा है ना, वायु के रूप में निकल रहा है। वही कहा जाता है कि जब हमारे मुख के अवयव के, सॉरी, हमारे मुख के अवयवों से हर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी या फिर वाक्य की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की,
ठीक, चाहे भाषा की चाहे वाक्य की। तो सबसे नीचे वाली जो इकाई होती है, सबसे लघुत्तम इकाई होती है, वही आपका ध्वनि होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी जो हम ये मुख से जो उच्चारण कर रहे हैं उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क क्या है, एक ध्वनि है ना। क, फिर ख, ये सब क्या है, एक ध्वनि है। तो यही जो ध्वनि हम अपने मुख से बोल रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं, यही आपका क्या कहलाता है, वर्ण या फिर अक्षर कहलाता है। ठीक, और देखिएगा अक्षर का मतलब क्या होता है, जिनका क्षरण या विनाश ना किया जा सके उन्हें अक्षर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। आई बात समझ में, ध्वनि क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा ध्वनि क्या होता है, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज होती है जो दूसरे वर्णों से अलग होती है, वही ध्वनि कहलाती है। ठीक, एक डेफिनेशन ये हो गया। एक ये है कि हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी या वाक्य की सबसे छोटी जो लघुत्तम इकाई होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक, या वो ध्वनि होती है। चलिए आगे देखते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, हम मुख से जिन ध्वनियों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, जिनका क्षरण या विनाश ना किया जा सके उन्हें अक्षर कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे उदाहरण देखिएगा, छोटा आ, छोटी ई, जितने भी आपके वर्णमाला में अक्षर हैं। ठीक, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम, यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये चीजें नई होंगी और कुछ बच्चे तो ये पढ़े होंगे। आई बात समझ में। अब देखिए कुछ चीजें हैं उसको समझिएगा। पहला देखिए, भाषा की सबसे बाह्यतम या बड़ी इकाई, यानी सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी वाक्य होती है। ठीक, और सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। और छोटी इकाई क्या है आपकी, सबसे छोटी ध्वनि है ना, ध्वनि है। और सबसे बड़ी इकाई भाषा की वाक्य है। देखिए, वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। यानी जो वर्ण है या अक्षर है ये क्या है, समान अर्थ वाले हैं। यानी या वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिएगा आपका जो छोटी इकाई से कैसे वर्ण बना, फिर अक्षर बना। ठीक, उसके बाद कैसे शब्द बना, तो वो चीज देखेंगे। सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, ध्वनि है। ठीक, तो पहले क्या हुआ, आपका ध्वनि है, ध्वनि के बाद आपका वर्ण बना, वर्ण के बाद अक्षर। ठीक, अक्षर के बाद आपका शब्दांश या उपसर्ग। उसके बाद आपका क्या बना, शब्द बना। फिर पदबंध या फिर वाक्यांश, फिर उपवाक्य। ठीक, या शीर्षक, ये सब एक ही चीज है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या हो गया, वाक्य बना। यानी पहले आपका ध्वनि से क्या बनेगा, ध्वनि निकला तो आपका क्या बना, वर्ण बना। ठीक, उसके बाद फिर आपके उपसर्ग कुछ जुड़ेंगे, फिर आपके पदबंध जुड़ेंगे। ठीक है, फिर आपका हो सकता है उपवाक्य हो, फिर शीर्षक हो, फिर आपका लास्ट में वाक्य बनेगा। सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, ध्वनि है। और सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या है, वाक्य है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपका वाक्य है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो आपका वर्णों का क्रमबद्ध रूप है, यानी जैसे स्वर में छोटा आ, फिर बड़ा आ, ठीक, फिर छोटी ई, फिर आपका बड़ी ई, है ना, फिर छोटा, ये छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ये जो क्रम से लिखा जा रहा है ना, आपका क्रमबद्ध रूप जो है ना अक्षरों का, वही आपका वर्णमाला कहलाता है। आगे बात समझ में, वर्णों के जो क्रमबद्ध रूप हैं, यानी जो अक्षर क्रम से लिखे गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका वर्णमाला कहा जाता है। आगे बात समझ में, अब हम देखते हैं वर्ण के प्रकार। ठीक, तो समझिएगा वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है आपका स्वर
और दूसरा है आपका व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं स्वर क्या होता है, ठीक। सबसे पहले देखिए स्वर होता क्या है, समझेंगे स्वर क्या होता है। तो देखिएगा, स्वर वे ध्वनियां हैं, यानी स्वर जो है वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है और जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, वो आपका स्वर कहलाता है। फिर से समझिएगा, स्वर क्या है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है और जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, वो आपका स्वर कहलाता है। जैसे समझिएगा, आपका जैसे ये अ है ना, तो ये अ को जो है न किसी उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, ना इसे जो है अन्य किसी वर्ण की सहायता से हम मतलब कि नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपका व्यंजन में देखिए, जैसे ये क है ना, इसमें क्या है आपका कि क में आपका स्वर जुड़ा हुआ है, ये आपका क है, फिर इसमें आपका स्वर जुड़ा हुआ है, तो वही कहा जा रहा है कि व्यंजन को जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन आपका जो स्वर होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, यानी स्वर के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और आपके व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, तो वही कहा जा रहा है, आपका जो स्वर होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी स्वर के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है और जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्वर कहलाता है। आगे बात समझ में। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक। देखिएगा, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ए ओ अ, ये टोटल कितनी संख्या है आपकी, जो है 11 है। जो अन अह है वो आपका अयोग्य वा है, ठीक, वो इसमें आप में नहीं गिना जाता है। तो देखिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11। क्वेश्चन में पूछता है बहुविकल्पी में कि स्वरों की संख्या कितनी होती, तो स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 11 है। अब देखिए, जो है स्वर जो है अलग अलग पार्ट में विभाजित है। पहले हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि इन आपके जो स्वर हैं, जो स्वरों की संख्या 11 है, ये दो भाग में विभाजित है, ठीक। कैसे, एक तो मूल स्वर के रूप में और एक संयुक्त स्वर के रूप में, ठीक। कैसे, मूल स्वर के रूप में और संयुक्त स्वर के रूप में। तो जो मूल स्वर है उनकी संख्या कितनी है, 7 है, यानी ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी के संयोग से नहीं बने हैं, ये मूल है इनका। ये रूप जो है वो, जो रूप इनका वास्तविक रूप है वो वही है, मूल है ये बिल्कुल, ठीक। जैसे छोटा अ, ये स्वतंत्र है, बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये सब क्या है, आपके मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 7, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा संयुक्त स्वर, ये 7 है और ये आपके 4 है, तो टोटल 11 हो गया। अब देखिए, संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये दो स्वर की जो है संयोग से बने हुए हैं। आप लोगों ने संधि पढ़ा होगा तो याद होगा आपका। देखिए, संयुक्त स्वर क्या होता है कि दो स्वरों के संयोग से जो स्वर बनता है उसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, जब छोटा और छोटी ई मिलेगा तो आपका ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक। उसके बाद जब छोटा आ और ए मिलके क्या बनेगा, आपका ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, छोटा आ प्लस छोटा ऊ जब मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिएगा, जो है चौथा आपका छोटा अ प्लस ओ जब मिलेगा तो आपका औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है आपका ए, ए, ओ और औ, ये आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। क्या है आपका, संयुक्त स्वर है। आई बात समझ में। क्वेश्चन में पूछता है, अगर लिख के देगा कि अ प्लस ई, ठीक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, ए, ठीक, ओ, अ, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ए कैसे बनता है, छोटा और छोटी ई से ए बनता है और छोटा अ प्लस ए से आपका ए बनता है
और छोटा आ प्लस छोटा ऊ से आपका ओ बनता है, और छोटा आ प्लस ओ से आपका अ बनता है। आगे बात समझ में? ये हम लोगों ने क्या पढ़ा आपका? मूल स्वर पढ़ा और संयुक्त स्वर पढ़ा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य अक्षर की या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वर को स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। आगे बात समझ में? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और अगर ये देखा जाए कि स्वर कैसे विभाजित है, तो दो रूप में विभाजित है। एक तो मूल स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। ठीक, मूल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 7 है। ये जो आपके स्टार्टिंग के 7 हैं, ऐसे याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। जो शुरू का 7 है, ये आपका क्या है? मूल स्वर है। और जो ये लास्ट का आपका 4 है, वो आपका क्या है? संयुक्त स्वर है। आई बात समझ में? संयुक्त स्वर कैसे बना? देख लिया आपने। छोटा छोटा ई ए बने, सॉरी, छोटा छोटी ई ए बनेगा, छोटा अ प्लस ए बनेगा, और छोटा अ प्लस उ आपका ओ बनेगा, और छोटा अ प्लस ओ आपका औ बनेगा। आगे बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। ठीक, अलग अलग प्रकार पे डिपेंड करता है। वन बाय वन पढ़ेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर आप ये चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो वर्णमाला से क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से कहीं बाहर पूछेगा ही नहीं। चाहे आप एक बार क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपने नहीं कराया है। आई बात समझ में? तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये आपको चारों में जो है क्या करेगा? हेल्प करेगा। प्लस अगर आप टेट सीटेट की भी तैयारी करते हैं, सुपर टेट की भी तैयारी करते हैं, तो भी आपको ये जो है बहुत बेनिफिट करेगा। इसलिए यहाँ पे सीरियस होके पढ़िए, ताकि आगे आपको बार बार वही चीजें ना पढ़नी पड़े, है ना? तो चलिए अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। तो पहला जो भेद है आपका, वो जो है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी जो हम पहला भेद पढ़ रहे हैं ना, वो किसके आधार पे है? आपका मात्रा के आधार पे है। किसके आधार पे है? आपके मात्रा के आधार पे है और उच्चारण के आधार पर है। ठीक, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, यानी जो छोटा है, यानी एक मात्रिक। ठीक, तो देखते हैं ये क्या होता है, ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनमें क्या होता है, उच्चारण करने में थोड़ा सा समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये सब है ह्रस्व स्वर, यानी छोटे स्वर हैं। ठीक, इनको उच्चारण करने में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है ना। क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, यानी जो बड़ा है, यानी द्विमात्रिक स्वर। ठीक, तो देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है या द्विमात्रिक। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे, या तो क्या, ह्रस्व स्वर से थोड़ा दुगना समय लगे, उसी को आपको दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ये सब क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। ठीक, उसके बाद देखिएगा प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर, यानी प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर, यानी 3 मात्राओं वाला। तो देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम, है ना, ओम। तो जहां पे 3 मात्राओं का समय लगता है या 3 मात्रा से अधिक समय लगता है, वो आपका प्लुत स्वर या फिर जो है त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर को पहचानने का एक ये रहता है कि ये जो होता है ना, इसी से जो है पहचाना जा सकता है। ठीक, तो चलिए ये आपका हो गया। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 3 है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। आगे बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे आपका
ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ठीक। यानी जो आपका होठ है उसके आधार पर जो है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, ठीक। यानी जो आपके स्वर हैं उनको जब उच्चारण किया जाता है तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो है स्वरों के भेद बताए गए हैं, वो दो हैं। एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। यानी जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं तो जब ओठ क्या होता है, गोला बन के घूम जाता है, यानी वृत्त में बन जाता है, तो आपका वो वृत्ताकार स्वर होता है। और जो गोला नहीं बनता तो अवृत्ताकार स्वर होता है। जैसे अब आप अपने अपने से उच्चारित करिए, ऊ ऊ। तो ऊ जब आप बोल रहे हैं तो ओठ की आकृति कैसे हो जा रही, थोड़ा सा घूम के वृत्त बन जा रहा है कि नहीं। ऊ ऊ ओ ओ, है ना। जब आप ये बोलेंगे ना, पढ़ेंगे और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो आपका वृत्ताकार स्वर होता है वो क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और सॉरी छोटा ओ बोल रहे हैं, सॉरी। देखिएगा, छोटा ऊ, बड़ा ओ और ये आपके चारों क्या है, वृत्ताकार स्वर है। क्या है ये आपके वृत्ताकार स्वर है। आगे बात समझ में। अब देखिए अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या, वृत्ताकार स्वर की संख्या 4 है और अवृत्ताकार स्वर की संख्या 7 होती है। देखिए कैसे, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, इन सबको जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओठ है वो वृत्ताकार नहीं बनता, यानी अवृत्ताकार स्वर है ये, ठीक। तो वृत्ताकार स्वर कौन से हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये आपके वृत्ताकार स्वर है। और अवृत्ताकार अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। आगे बात समझ में। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक तो वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में क्या होता है, होठों की आकृति वृत्त की तरह बन जाता है जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ठीक। और अवृत्ताकार स्वर में क्या होता है कि ओठों की आकृति वृत्त में नहीं बनती है और इनकी संख्या 7 होती है, जैसे छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे आपके अगला है आपका जिह्वा के आधार पर संवृत्त के 3 भेद होते हैं, यानी आपके जिह्वा, यानी जैसे जो शब्द होते हैं वो जीभ के आधार पर, ठीक। यहाँ सॉरी ओष्ठ मैंने यहाँ बोला था, होठ के, ओष्ठ यानी होठ होता है, मैंने यहाँ जीभ बोला है, सॉरी सॉरी, बात ध्यान रखिएगा थोड़ा। ओष्ठ यानी होठ के आधार पर, ठीक। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, होठ की आकृति के आधार पर, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिह्वा के आधार पर, नहीं जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके, 3 भेद होते हैं, ठीक। पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है आपका मध्य स्वर और तीसरा है आपका पश्च स्वर। देखिएगा, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी, एक मिनट, देखिएगा, मान लेते हैं ये आपकी जीभ है। क्या है आपकी, ये जीभ है, ये आपका अग्र है, ये आपका मध्य है और ये आपका पश्च है। तो आपका जो अग्र स्वर है इसमें जो है क्या है आपका, छोटी ई है, बड़ी ई है, ठीक, री है, ए है और आपका अ है। यानी जो अग्र है, जीभ का अगला भाग है, आगे वाला भाग है, अग्र स्वर है, वहां से हम क्या बोलते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, री, ठीक। और जो आपका मध्य स्वर है, यानी मध्य स्वर, तो जीभ का जो मध्य वाला भाग है वहां से हम क्या बोलते हैं, बोल के देखिए, ठीक। और जो पश्च स्वर है, यानी जो पीछे से बोलते हैं, वो कौन कौन सा है आपका, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आपका औ, ठीक। समझ में आया, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद है आपके, 3 भेद है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं आपके, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। और जो आपका मध्य स्वर है वो कौन सा है आपका, है, ठीक। और पश्च स्वर कौन सा है आपका, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ऊ। आई बात समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको,
यहाँ पे मैंने गलत बताया, उसके लिए बहुत सॉरी। देखिएगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर यानी ओठ की आकृति के आधार पे, तो ओठ की आकृति पे ना, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। तो जब हम ऊ, बड़ा ऊ, औ जब बोलते हैं तो ओठों की आकृति कैसे हो जाती है, आप खुद बोल के देखिए, वृत्ताकार होता है कि नहीं होता है। और आ, ई, बड़ी ई, री, ये जब बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति वृत्ताकार नहीं बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला आपका, मुखाकृति के आधार पर यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं आपके, चार भेद हैं। ठीक, तो क्या है आपका, पहला है संवृत, दूसरा है विवृत, तीसरा है अर्ध संवृत और चौथा है आपका अर्ध विवृत। ठीक, तो संवृत स्वर कौन सा है, छोटी ई, बड़ी ई, री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, और विवृत स्वर क्या है आपका, आ। ठीक है, और अर्ध संवृत में क्या है आपका, छोटा आ, ए और ओ, और अर्ध विवृत में है आपका ऐ और उ। आई बात समझ में। तो देखिए, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टोटल पढ़ा, ध्वनि क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ा है। और आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी ये नहीं पूछता कि संवृत स्वर क्या है, ठीक, विवृत स्वर क्या है, ये सब कभी नहीं पूछता है। बस आपको ये दे देगा कि संवृत स्वर, ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, और फिर बोलेगा कि इसमें से संवृत स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है। तो यहाँ से आप चीजें ध्यान में रखिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत ना हो और आपको चीजें अच्छे से याद रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट हो जाइए, वहां पे आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहेंगी। ठीक, एग्जाम कब होने हैं, या तो फिर क्या सिलेबस है, क्लासेस कब से चल रही हैं, ठीक, कुछ भी चीजें होंगी, सारी चीज आपको वहां पर बताई जाएंगी। और मेन बात यह है कि जो हम क्लासेस कराते हैं उनकी जो पीडीएफ नोट्स है, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। ठीक, और आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों को फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा सिलेबस खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।